समय बातचीत करने के लिए दरियावद के विधायक हैं थावरचंद जी, जिनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान में इनके विधायक के कार्यकाल में किस तरह यह देखते हैं, किस तरह सरकार से सामंजस्य इनका है और विकास को लेकर बातचीत करते हैं। पहले थावरचंद जी, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से आपके दर्शकों को जोहार। एक से 1.5 साल आपके कार्यकाल को हो गया है, सरकार को हो गया है। कैसे देखते हैं आपके किस तरह के क्षेत्र में काम सरकार के इस कार्यकाल में हुआ, सामंजस्य कैसा सरकार से? मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं चुनाव जीता तो एक नई उम्मीद के साथ कार्यकर्ताओं ने एक नया सपना देखा। उसके साथ साथ में जो पहली बार लोकतंत्र को स्थापित करते हुए दरियावद विधानसभा के अंदर नौजवानों ने दोनों ही राष्ट्रीय दलों को जो लाखों करोड़ पैसा बहाया चुनाव के अंदर, फिर भी मुझे जिताया। कई उम्मीदें थी। मैं जब विधानसभा के अंदर गया तो वास्तविक धरातल की स्थिति को सदन के अंदर लेके गया, सरकार के सामने रखा। इस इलाके के मूलभूत सुविधाओं की बात हो, जल जंगल जमीन को बचाने की बात हो, यहाँ इस इलाके के आज भी जो ऐसे इलाके गांव में जो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, दुनिया चांद पे पहुंचने की बात करती है, वो छत से महरूम है। या फिर ऐसे इलाके जहां पर आज भी शिक्षा के लिए जब देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, और हमारे इलाके में नेटवर्क नहीं हो, ऐसे ऐसे चीजों को लेकर सरकार के समक्ष गया। ये बात अलग है कि सरकार की हमारे प्रति मंशा क्या रही होगी, या फिर सरकार ने सोचा होगा कि हमारे दल को हरा कर ये आया है तो मेरा बदला लेने के लिए जनता के साथ में अपेक्षित किया हो, ये बात अलग हो सकती है। लेकिन मैंने जनता की उम्मीदों के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान की सरकार के सामने मैंने हर एक मांग को पुरजोर तरीके से रखा है। साथ साथ में सरकार के कई लोगों ने हमें कोऑपरेट भी किया था, कई लोगों ने नहीं भी किया। और दूसरी ओर मैंने मेरा जो हिस्से का बजट था उसको मैंने उस तरीके की रणनीति बनाकर खर्च करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर कुछ कर पाऊं, और पानी की जहाँ किल्लत आई बेहतर कुछ कर पाऊं। पहले साल से लगाकर अभी तक मैंने 200 से ज्यादा हैंडपंप की स्वीकृति निकलवाई है, जिसमें 70-80 हैंडपंप लग चुके होंगे। और उसके बाद में मैंने कई सीसी रोड और ऐसे इलाके को सिलेक्ट किया जहां पर वास्तव में बहुत बड़ी आबादी रहती है लेकिन बहुत कीचड़ है, पानी के दिक्कत है, वहां पर ये काम हैंडपंप का किया, वहां पर सीसी का काम किया। और अभी मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, डिजिटल इंडिया के नाम पर जब मोदी जी मुहिम चला रहे हैं, तो क्यों ना मेरे भी इलाके के अंदर डिजिटल इंडिया की तरह ही शिक्षा को भी बढ़ावा दूं। और मैं 8वीं 10वीं 5वीं तक स्कूलों को प्रोजेक्टर प्रिंटर देने का काम करने जा रहा हूँ। कहीं स्कूल ऐसी ही जहां पर आज भवन टपक रहे हैं, मुझे मालूम है वहां पूरी विधानसभा के अंदर बच्चे बैठेंगे तो किस हिसाब से बैठेंगे। मुझे ये भी मालूम है कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं, आने वाला कल है, आने वाला भविष्य है इस समाज का और देश का। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो आने वाले समय में समाज बेहतर बनेगा, देश बेहतर बनेगा, एक अच्छा विकल्प और नौजवान तैयार होंगे इस देश के लिए। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि शिक्षा में बेहतर कुछ करें। इसके लिए मैं कई स्कूलों के अंदर भवन भी दे रहा हूँ, टीन शेड भी दे रहा हूँ, बरामदे निर्माण भी करवा रहा हूँ मेरे मत से। और मैं पूरे विधानसभा के हर ब्लॉक के अंदर ये धीरे धीरे करके काम कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि हमारे पास सीमित बजट के अंदर हर एक काम को ठीक किया नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे साथ साथ में कई जनप्रतिनिधि चुनाव जीते हैं, चाहे वो सरपंच रहा हो, चाहे वो प्रधान रहा हो, चाहे वो विधायक रहा हो, चाहे सांसद रहा हो। वोट जनता के सबके लिए, सबने लिए हैं, तो सब अपने अपने बजट का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए खर्च करे, बेहतर कुछ हो सकता है। मैंने जलारा के अंदर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाकर शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने का काम भी किया था। साथ साथ में मैंने हॉस्पिटलों के अंदर सीबीसी मशीन बांटी, जिसमें कई लोगों का रोजाना इलाज होता है। तो कई सारी चीजें मैं मेरे मदद से कोशिश कर रहा हूँ। एक बात है कि सर, आप जिस पार्टी से आते हैं, भारत आदिवासी पार्टी से, उनके जो उस विधायक है, आप उस पार्टी के, आपका और मुख्यमंत्री का सामंजस्य कैसा है? क्योंकि बात आती है सामंजस्य की, तो कैसा सामंजस्य? बजट उसी के अनुसार देखने को ज्यादा मिलता है कि सामंजस्य, जिस विधायक का सामंजस्य अच्छा है, अच्छा पार्टी का हो, तो उसको कोई अंतर रहता है? मिलता है कि सामंजस्य, जिस विधायक का सामंजस्य अच्छा है, अच्छा पार्टी का हो, तो उसको कोई अंतर रहता है? जी, सरकार की हमेशा नीतियां रही होगी कि जो जो दोनों ही दल है राष्ट्रीय दल, उनके बीच में अगर कोई तीसरा दल आता है तो हमेशा कुचलने की कोशिश की जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से पहली बार जीतने के बाद मिला था, उनका एक आश्वासन था कि हम आपके साथ हैं, काम करेंगे। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि उनका साथ और काम हो रहा है, क्योंकि विधानसभा के अंदर हमने एक एक समस्या को, हमारा एक एक दृश्य जो आंखों देखा है, हमने वो जिंदगी जी है, वो सरकार के सामने रखने के बावजूद भी हमें अनदेखा रखा गया। आजादी के 75 वर्षों बाद भी
दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, आदिवासियों का है। यहाँ पर आज पलायन रुक नहीं रहा है, सरकार के पास ठोस योजना नहीं है, रोजगार के कोई अवसर नहीं है। तो कई लोग अपना नौजवान है जो बीए डिग्री धारी, जो आज अपने रोजगार की तलाश में खेती पावड़ा लेके बाहर मजदूरी कर रहा है, तो उनकी स्थिति खराब है। कॉलेज नहीं है, सीटें कम है, यहाँ पे छात्रवृत्ति टाइम पे नहीं आती है, उसको आर्थिक मुआवजा के थ्रू मिलता है। तो साथ साथ में बच्ची को स्कूटी योजना मिलती है। तो सारी की सारी योजनाएं आदिवासियों के साथ में आना, आदिवासियों के साथ में अच्छी बातें करना, आदिवासियों के साथ में फोटो लेना, उनके जो पुरखे हैं उनके नाम लेना और वोट लेके ठगा कर चले जाना, ये बात है। क्योंकि आज तक ऐसा होता, अगर आदिवासियों के साथ में योजनाओं को धरातल पर लाते, कुछ ठीक होता, तो कोटड़ा जैसे इलाके से भी ये खबर नहीं आती कि बच्चों को अपने पेट की भूख मिटाने के लिए बेचा जाता है। और आज भी अगर योजना धरातल पे आती तो 1700 करोड़ रुपए जब टीएडी विभाग के बजट में दिए जाते तो 600 करोड़ ही इस्तेमाल नहीं होते, और उनकी हॉस्टलों के अंदर दालों में कीड़े वगैरह नहीं आते। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ दिखाइया है। और हमारे साथ आप तालमेल की बात कर रहे हो, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे इलाके को मजबूत करे, और अगर सरकार मजबूत करेगी तो तीसरे फ्रंट को आने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज भी हम लोग, चाहे कई मंत्री है, जहां पर जरूरत जनता की होगी और जनता के हित में कोई काम होगा तो जरूर किसी मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलना होगा, तो संकोच मिलेंगे। आपके पार्टी के एक विधायक जिन्हें रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया, उसके बाद जो राजस्थान की जो सियासत है उसमें घमासान मच गया। बीजेपी ने खुलकर आरोप लगाया कि इनके नेता है जो रिश्वतखोर है। बीजेपी के चरित्र से सब वाकिफ हैं, और दूसरा है कि क्या ईमानदार बीजेपी के सारे लोग हैं? अगर ईमानदार होते तो मालवीय जी पे 1500 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा था, जिस पार्टी ने लगाया, जिसके जिला अध्यक्ष ने एक लेटर लिखकर वायरल किया, और उसी पार्टी के लोगों ने उसको जोड़ा और टिकट दी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी है क्या? इसका मतलब जहां जहां जोड़े भ्रष्टाचार। दूसरी ओर जयकृष्ण पटेल पहली बार नए जीत के गए थे, वो एक शिक्षक थे पहले, और मैं भी विधायक पहली बार गया था। हम लोग इस राजस्थान के अंदर जहां पर दबी कुचली आवाज हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में वहां पूरी राजस्थान के लोग उनसे मिले थे, उन्होंने शपथ ली। 2 दिन बाद में कोई क्वेश्चन लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना समझदार व्यक्ति होगा कि उसको पोर्टल पता होगा, इतना जल्दी क्वेश्चन लग जाता है। वो ठगे के ठगे रहे होंगे, और क्वेश्चन लगने के बाद में पहले ही सेशन के अंदर उनको जवाब मिल जाते हैं। जवाब मिलने के बाद में कोई 2.5 करोड़ रुपए क्यों देगा? और उसके बाद में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जयकृष्ण पटेल के साथ में, और षड्यंत्र का शिकार हुए। और उनके सामने जो चुनाव लड़ने वाले जिसने क्वेश्चन लगाए और जो एसईबी में गए, वो लोग बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, जिनकी सत्ता है, जो सरकार में है। क्या वो पैसा देना मंजूर करेगा? 2.5 करोड़ इतनी बड़ी रकम, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन जो षड्यंत्रकारी थे, उन्होंने सोचा कि मैं जनता को बेवकूफ बना दूंगा। अभी जो हाल ही में बांसवाड़ा के अंदर चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर पंचायत जिला परिषद सदस्य के लिए गांगरतलाई के अंदर, तो इसमें जनता ने आईना दिखाया उन लोगों को कि सत्ता के अंदर आप कितना भी सत्ता के साथ में रहकर षड्यंत्र कर सकते हो, जवाब जनता के पास में, वोट की ताकत के अंदर है और लोकतंत्र के अंदर है। आप भी उस कमेटी में थे जो 5 लोगों की जो कमेटी बनाई थी, तो क्या कमेटी की रिपोर्ट आई कि उस बात को एक 1.5 महीना हो चुका है? मैंने तो बताया उस बात को कि जो क्वेश्चन लगे हैं वो पहले लगे हैं। मैं विधानसभा के अंदर जाके भी पता करा, उसने कभी एक भी क्वेश्चन हटाने के लिए एक भी लेटर और पत्र नहीं लिखा है। जब हटाने के लिए पत्र और लेटर नहीं लिखा है, तो सामने वाले को कैसे कह सकते हैं कि हटाने के लिए इसने पैसा मांगा है? ये निराधार आरोप है बहुत सारे, और एक षड्यंत्र का शिकार वो हुए हैं, मैं मानता हूं। और जल्द वो 8-10 दिन के अंदर भी उनकी जमानत हो सकती है। उदयपुर के सांसद ने एक 3 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? मैं अक्सर देखा करता हूं कि उदयपुर के सांसद आदिवासियों के वोटों से जीते हैं, पर जीतने के बाद में मानसिक दिवालियापन हो गया है। और जीतने के बाद में मुझे लगता है कि विकास की बात नहीं करेंगे, या धर्म की करेंगे या बीएपी की करेंगे, या धर्म की करेंगे या बीएपी की करेंगे। आपने देखा होगा कि उनके आदिवासियों के प्रति कितनी घृणित सोच है। कभी उन्होंने हमारे इलाके के अंदर खुद वन विभाग की कई सारी अवैध जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। यदि नहीं हो तो मैं जिला प्रशासन से कहता हूं कि जांच करिए उनके वहां पर अवैध जमीन के कब्जे है कि नहीं है। भाइयों की जमीनें हड़पी हुई है। उसके बाद में ये उन छोटे भाई बहनों के लिए है जो स्पिन करके भी अर्न करना चाहते हैं, पॉकेट मनी अपनी निकाल लोगे। उनके वहां पर अवैध जमीन के कब्जे है कि नहीं है, भाइयों की जमीनें हड़पी हुई है। उसके बाद में उन्होंने पिछले बार एक ऑडियो में वायरल बात हुई
कि आदिवासी ये देखो, इन आदिवासी को मारो, लट मारो, इनको गांव से भगा दो। तो ऐसा इंसान क्या आदिवासी के प्रति